हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आप कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अपने सब्जेक्ट्स मेंटेन कर रहे होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज फिर एक नया लेक्चर, एक नया टॉपिक आपके सामने। पिछले टॉपिक में हमने आपको बताया था, पिछला टॉपिक था आवेश का सतत वितरण। बताया था कि वो 3 टाइप्स का होता है: आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का पृष्ठीय घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व। उम्मीद करते हैं आप सबने बहुत बढ़िया से तैयार किया होगा। आज का बेटा जो नया टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि चैप्टर का नाम है, बस ऐसा मानिए कि वही टॉपिक है। आज का नया टॉपिक, आज का इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक, जिसका नाम है गॉस की प्रमेय। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से आता है: गॉस की प्रमेय लिखिए और उसकी उत्पत्ति कीजिए। गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए और उसका निगमन कीजिए। यानी गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस मियां ने गॉस की प्रमेय में क्या बताया है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जो बताया है उसको कैसे आप प्रूफ कर रहे हैं, कैसे उसका निगमन कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें आपको इस टॉपिक में, गॉस की प्रमेय और गॉस की प्रमेय का निगमन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कि गॉस की प्रमेय क्या है। आप लोग अपना पेन रजिस्टर सब सामने रखिए और हेडिंग लगाइए, गॉस की प्रमेय। बेटा गॉस की प्रमेय अच्छी हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग, बहुत पूछी जाने वाली हेडिंग। गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम सिंपल सी थ्योरम है, 2 लाइन की। क्या बताया था बेटा गॉस मियां ने? ध्यान से देखो, जैसे कि ये कोई आवेश है Q, और इस आवेश को हम किसी बंद पृष्ठ के अंदर ऐसे रखते हैं। किसी आवेश Q को किसी बंद पृष्ठ के अंदर हमने घेर दिया, तो अब इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। तो आप पिछले लेक्चर में वैद्युत फ्लक्स पढ़ चुके हैं, है ना, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर ये किसी बंद पृष्ठ से के अंदर रखा हुआ है आवेश, तो इससे वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। और वो जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वो किसके बराबर होता है? इस पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो पृष्ठ के द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो गॉस मियां ने अपनी प्रमेय में क्या बताया? फाइनली आप लिखें, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। बेटा ये गॉस की प्रमेय है। लिखने के बाद आप एक बात समझ रहे होंगे कि गॉस की प्रमेय किसी बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। अगर पृष्ठ बंद है तब तो गॉस की प्रमेय लागू होगी, अन्यथा लागू नहीं होगी। यानी अगर पृष्ठ बंद होगा तब तो गॉसमियां आएंगे, वरना गॉसमियां आएंगे ही नहीं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक, कुल आवेश का। इस प्रमेय को हम थोड़ा दूसरे टाइप से समझाना चाहेंगे। बेटा एक बात समझो, जैसे कि ये पृष्ठ है, आराम से समझना एक एक चीज को। बंद पृष्ठ है, इसके अंदर कितना आवेश है?
इसके अंदर कोई आवेश नहीं है, अभी कोई आवेश नहीं। ये दूसरा पृष्ठ है, इसके अंदर मान लो आवेश है Q1। ये तीसरा पृष्ठ है, मान लो इसके अंदर जो आवेश है वो है -Q2, -Q2। एक और पृष्ठ बना लिया, चौथा पृष्ठ। मान लो इसके अंदर जो आवेश है वो है Q3, Q3। अब ध्यान देना, ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है, ये तीसरा पृष्ठ है, ये चौथा पृष्ठ है। गॉस मियां ने अपनी प्रमेय में क्या बताया? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम आपसे कहें कि पहले पृष्ठ के द्वारा, पहले पृष्ठ से, ये बंद है, पहला पृष्ठ बंद है ना, पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम φ1 मान लें। पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हमने φ1 मान लिया। कितना होगा? कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो पहले पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है बेटा? कोई आवेश नहीं है, 0 है। कुल आवेश कितना है? 0। और उसका 1/ε0 गुना, यानी कुल मिला के वैद्युत फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो पहले पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 0। अब आइए दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मान लो φ2 है। कितना होगा? बस जो गॉस की प्रमेय में बताया गया है, कुल आवेश का 1/ε0। तो आप दूसरे पृष्ठ का फ्लक्स निकाल ले, तो दूसरे पृष्ठ के द्वारा गौर से देखो कितना आवेश घेरा गया है। दूसरे पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? इसका, ये भी तो इसी के अंदर है ना, तो इसका आवेश प्लस इसका, तो इसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं। और इसका कितना है? Q1। तो कुल आवेश कितना हो गया? Q1। और गॉस मियां ने अपनी प्रमेय में क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये कितना हो गया बेटा? Q1/ε0। अगर हम तीसरे पृष्ठ की बात करें तो बेटा तीसरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसको हम φ3 मान लें। कितना होगा? तो बस गॉस मियां को याद करो। तीसरे पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? कुल कितना आवेश है तीसरे पृष्ठ के अंदर? इसका आवेश, ये भी तो इसी के अंदर है, तीसरे के अंदर। दूसरा पृष्ठ भी तो तीसरे के अंदर है, और तीसरा तो है ही। तो तीसरे के अंदर ये भी है, ये भी है, तो इसका आवेश भी और इसका आवेश भी और इसका तो लेना ही लेना है। ठीक, तो इसमें तो कुछ है नहीं। इसका आवेश Q1 हो गया और इसका आवेश -Q2। तो कुल कितना आवेश हो गया? Q1 - Q2, Q1 - Q2। और क्या बताया गॉस मियां ने कि पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगर हम चौथे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स φ4 निकालें, तो चौथा पृष्ठ बेटा ये है, चौथा पृष्ठ ये है, और चौथे पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना। तो चौथे पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है? तो चौथे पृष्ठ के अंदर बेटा ये भी पृष्ठ आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, और ये तो है ही है। तो इसका भी आवेश, इसका भी आवेश, इसका भी आवेश, प्लस इसका भी आवेश, तो कुल कितना आवेश हो गया? Q1 - Q, भाई इसका तो 0 है, छोड़ो। Q1 फिर -Q2 और प्लस का Q3। तो कुल आवेश कितना हो गया? Q1 - Q2 प्लस Q3। और गॉस मियां ने क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, गॉस की प्रमेय क्या है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। राइट, नोट कर लीजिए।
तो गॉस मियां ने अपनी प्रमेय में बताया कि पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगली हेडिंग आप लगाइए, गॉस की प्रमेय का निगमन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, क्वेश्चन हम कंबाइन करके बता दें जो एग्जाम में आता है। जिस तरह से पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसका निगमन कीजिए, तो गॉस की प्रमेय लिख लीजिए। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये लिख दीजिएगा आप। और इसके बाद यही सिद्ध करना है, यही प्रूफ करना है। तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन बहुत आराम से समझना बेटा। ये कोई आवेश है, चलिए पहले एक गोला बनाया है। ये आर त्रिज्या का एक गोला है, आर त्रिज्या का ये एक गोला हो गया, और ये इसका केंद्र है, ये इसकी त्रिज्या है, और केंद्र पर एक आवेश Q रखा हुआ है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे ऐसा ही आप बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपनी लैंग्वेज में। माना आवेश Q जो R त्रिज्या के गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। माना आवेश Q जो R त्रिज्या के गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है। माना आवेश Q जो R त्रिज्या के गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, ठीक। तब उस बंद पृष्ठ से, बेटा एक बात बताओ, हमने ये आवेश किसी बंद पृष्ठ के द्वारा घेर दिया, विद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना, गुजरेगा। गॉस मियां आएंगे जब पृष्ठ बंद है। गॉस मियां की शर्त है कि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। तो जब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश है तो गॉस मियां आएंगे और कहेंगे कि हाँ इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ठीक। तो माना आवेश Q जो R त्रिज्या के गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक। बेटा विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या बताया? फाई बराबर EA cos थीटा, EA cos थीटा। विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर EA cos थीटा। तो विद्युत फ्लक्स क्या है? फाई बराबर EA cos थीटा, ठीक। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अच्छा, बात यहां थीटा की आ जाती है। देखिए आप अपना टारगेट क्या है ये दिमाग में रखिएगा। हमें गॉस की प्रमेय का निगमन करना है, गॉस की प्रमेय का प्रूफ करना है। और गॉस की प्रमेय में क्या बताया? फाई बराबर Q/ε0, यानी विद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका प्रूफ करना है, दिमाग में रखिएगा आप। तो चलिए, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का सूत्र फाई बराबर EA cos थीटा होता है। बात थीटा की आ जाती है तो हम पहले थीटा समझ लेते हैं। थीटा बेटा क्या होता है? जो एरिया वेक्टर होता है, पढ़ा है आपने, क्षेत्रफल सदिश, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसको विद्युत क्षेत्र कहते हैं, दोनों के बीच का कोण होता है। रही बात की एरिया वेक्टर कैसे हम खींचेंगे, तो एरिया वेक्टर बेटा पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है, यही बताया था ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बताया था कि अगर धन आवेश हो तो धन से दूर, ऋण आवेश हो तो ऋण की ओर। चलिए यहां आते हैं, हम इस गोले का कोई एक पृष्ठ ले लेते हैं, कोई एक पृष्ठ। मान ले ये गोला है, मान लो थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इमेजिन कर लीजिए आपकी ये गोला है, इट इज नॉट स्फीयर, मान लीजिए, लेकिन ये गोला है।
ठीक। अगर ये गोला है तो आप इसका ये पृष्ठ ले लो, चाहे ये पृष्ठ ले लो, चाहे ये पृष्ठ ले लो, चाहे ये कोई भी पृष्ठ ले लो। ठीक। तो अगर ये गोला है तो इसका कोई एक पृष्ठ आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने ये पृष्ठ ले लिया, ये वाला ले लिया। ठीक। या आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते, ये वाला पृष्ठ भी ले सकते, आप चाहें तो ये वाला पृष्ठ भी ले सकते, ऐसे पृष्ठ भी ले सकते, ऐसे भी ले सकते, जहां आपका मन करे। ठीक। हमने मान लिया कि ये वाला कोई पृष्ठ है। अब हम इस पृष्ठ पे देखें कि एरिया वेक्टर कहां होगा। तो बेटे एरिया वेक्टर तो सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है ना। तो एरिया वेक्टर जो है कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत। तो पृष्ठ ये है तो एरिया वेक्टर कहां होगा, पृष्ठ के लंबवत, ऐसे होगा ना। ये हो गया एरिया वेक्टर। बात आई इलेक्ट्रिक फील्ड की। बेटा इसके अंदर धनावेश रखा है गोले के अंदर, और जब धन आवेश रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, धन से दूर। इसी पृष्ठ पे खड़े होके हम कहेंगे, इसी पृष्ठ पे खड़े होके कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, धन से दूर। तो धन से दूर का मतलब एरो ऐसे जाएगा। अब आप खुद समझदार हैं कि जिस डायरेक्शन पे एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो बेटा जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे हैं तो थीटा कितना हुआ, 0। कोई कोण ही नहीं बन रहा, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अच्छा चलिए आइए अपनी जगह पर। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए कॉस थीटा की जगह आप रख दो 0 डिग्री। और कॉस 0 का मान बेटा क्या होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1। तो इस तरह से फाई बराबर आ गया ई इंटू ए। आ गया। आपको अपना टारगेट दिमाग में रखना है कि क्या सिद्ध करना है, गॉस की प्रमेय यानी फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 सिद्ध करना है। ठीक। तो फाई बराबर ई इंटू ए आ गया। अब आप दोनों बातें जानते हैं, दोनों चीजों के बारे में जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या पढ़ा आपने बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यही होती ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्रफल क्या है, ए। किसका क्षेत्रफल बेटा, इस बंद पृष्ठ का। और ये बंद पृष्ठ कैसा बंद पृष्ठ है, गोलाकार है, गोला है। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। ये ई का मान है, ये ए का मान है। दोनों मान आप यहां रख दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, और यहां कहिए समीकरण फर्स्ट में फाई बराबर ई का सूत्र क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हो गया ई का मान। फिर क्या है, इंटू ए। और ए का सूत्र क्या है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये लो, क्या कैंसिल हो रहा है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। बचा क्या बेटा, फाई बराबर बचा, ऊपर क्या बचा, क्यू एकम क्यू, और अपॉन में क्या बचा, एप्सिलॉन 0। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय, राइट, यही गॉस की प्रमेय। हम उम्मीद करते हैं बेटा आप लोगों को बहुत बढ़िया समझ में आई होगी, है ना। यही गॉस की प्रमेय, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा इसी से रिलेटेड जो है, गॉस की प्रमेय से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। क्या आता है, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। यानी गॉस की प्रमेय का सपोर्ट लेना है और उसके सपोर्ट से कूलाम का नियम सिद्ध करना है। तो गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, यानी कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है।
ठीक है। और कूलाम के नियम की बात करें तो वो आप बेटा पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम क्या होता है, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसके सपोर्ट से ये चीज सिद्ध करना है, ठीक। तो अब आपका टारगेट क्या रहेगा, ये, ठीक। तो क्वेश्चन लगाइए सब लोग, क्वेश्चन लगाइए। गॉस की प्रमेय की सहायता से, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। हो गया क्वेश्चन, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, ठीक। बहुत बढ़िया तरीके से आप समझेंगे, सुकून से पढ़ो, आराम आराम से समझो, एक एक पॉइंट को समझो, और जहां कहीं कोई प्रॉब्लम हुआ करे आप कमेंट में बता दिया करिए। चलिए, तो गॉस की प्रमेय का सहारा लेना है और कूलाम के नियम को सिद्ध करना है। थोड़ा सा हम एक डायग्राम बना रहे, और जो बेटा डायग्राम में हम बनाया करें उसको आप गौर से समझा करो, क्योंकि आपको वही अपनी भाषा में बना के लिखना होता है। भाषा कभी रटी नहीं जाती है, आप अपनी भाषा में बना के लिखो, जो हमने बोला उस भाषा को समझ जाओ तो उसको लिखो, और वरना अपनी भाषा में ही बना के लिखो। 19-20 होगा लेकिन वो ज्यादा अच्छा होगा, रटना नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई आवेश है Q, ठीक, और ये आवेश जो है वो किसी R त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। बहुत सुंदर बेटा हम नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आई एम नॉट आर्टिस्ट, मैं कोई कलाकार नहीं हूं। जो बना दिया आप घर पे थोड़ा अच्छा सा बना लीजिएगा, ओके। ये बेटा एक गोला है, ये क्या है, एक गोला है, और ये इसका केंद्र है और ये इसकी त्रिज्या है, ये इसकी त्रिज्या है। तो जैसा दिख रहा वैसा मान लो, वैसा लिख लो। माना आवेश Q जो R त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वही पिछला फॉर्मेट जो गॉस की प्रमेय में लिखा है ना, बस। तो क्या लिखेंगे आप, माना आवेश Q जो R त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, क्यों बेटा, केंद्र पर रखा है। तब उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए, आप गौर से, अगर आप गॉस की प्रमेय आपने अच्छे से समझी है तो आप समझ रहे होंगे कि सेम वही फॉर्मेट है और सेम उसी पटरी पे हम फिर से चढ़ने जा रहे हैं। क्या है, माना आवेश Q जो R त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा ये बताओ कि जब ये आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा है तो गॉस मियां तो आएंगे ना, और गॉस की प्रमेय का सपोर्ट लेके ही तो सिद्ध करना है कूलाम के नियम को, है ना। तो चलिए, किसी बंद पृष्ठ हो गया, और उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। फिर से आप इस भाषा को समझने की कोशिश करें। माना आवेश Q, ठीक है, जो R त्रिज्या के बंद गोली पृष्ठ के केंद्र पर रखा है, तब इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। बेटा फाई बराबर, वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं, और फाई बराबर क्या होता है, EA cos थीटा। क्या होता है, EA cos थीटा। बात फिर वही थीटा की आ गई।
तो थीटा बेटा क्या होता है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोण होता है। अगर हम इस पूरे गोले का कोई एक पृष्ठ ले लें, कोई एक पृष्ठ ले लें, मान लीजिए हमने यही पृष्ठ ले लिया। अब आप कहोगे आप हर बार यही ले लेते हो, चलो भाई अब हम इस बार ये वाला पृष्ठ ले लें, छोड़ो, ठीक, ये वाला पृष्ठ ले रहे। अगर हमने ये पृष्ठ लिया बेटा, तो इसका एरिया वेक्टर इस पृष्ठ के हिसाब से, एरिया वेक्टर कहां होगा, एरिया वेक्टर तो सदा पृष्ठ के लंबवत होता है, ऑलवेज विल बी परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। एरिया वेक्टर हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर आप पृष्ठ ये लेंगे तो बेटा एरिया वेक्टर इसका ये हो जाएगा, यानी पृष्ठ के लंबवत होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो धन आवेश है बेटा, इस पृष्ठ पर खड़े होके हम क्या कहेंगे, धन से दूर, धन से दूर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसका ये हो जाएगा। अगर हम देखें तो एरिया वेक्टर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो बेटा थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और ऐसा नहीं, हम अगर इस पृष्ठ को भी ले लेते तो बेटा इस पृष्ठ के हिसाब से देखेंगे तो एरिया वेक्टर पृष्ठ के लंबवत होगा, होगा ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है, धनावेश से दूर, तो ये जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम देखें तो बेटा यहां पर भी थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो हम कहीं से भी निकालें, अगर पृष्ठ यहां पर ले लेंगे, पृष्ठ यहां पर ले लेंगे, पृष्ठ ऐसे ले लेंगे, हर जगह से थीटा की वैल्यू 0 ही बनेगी। ठीक, चलिए हमने फाई बराबर ई ए कॉस थीटा और थीटा की जगह रख दिया 0 डिग्री। कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1, तो फाई बराबर क्या आ गया बेटा, ई ए इंटू 1। ओवरऑल फाई बराबर क्या बना, ई इंटू ए। आपने इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाला, फाई बराबर ई इंटू ए। अब चूंकि गॉस के प्रमेय की सहायता से सिद्ध करना है तो गॉस की प्रमेय का सपोर्ट ले लिया जाए। भाई आपने अपनी मेहनत से, अपनी मशक्कत से, अपने परिश्रम से, अपने संघर्ष से इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स निकाला, फाई बराबर ई इंटू ए। और गॉस मियां ने क्या बताया, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, चलिए तो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर कुल आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये गॉस मियां ने बताया था और ये आपने निकाला है, तो आखिर दोनों वैद्युत फ्लक्स ही तो बराबर हुए। ये आपके अनुसार, ये गॉस मियां के अनुसार, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, और दोनों वैद्युत फ्लक्स को बराबर कर दो। देखिए इसमें एक बहुत अद्भुत चीज ये है कि आपने जो वैद्युत फ्लक्स निकाला वो 5 से 7 मिनट के बीच में निकाल लिया, और इसी वैद्युत फ्लक्स को बेटा गॉस मियां ने जब निकाला था तो कई बरस लग गई थी उसमें। बात समझ में आ गई। तो वैद्युत फ्लक्स खैर ये निकाला आपने और ये गॉस मियां ने दिया, दोनों को आप बराबर कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को दोनों को बराबर कर दीजिए, यानी ई इंटू ए, ई इंटू ए, ई इंटू ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बेटा अगर हम ए को अपॉन में ले आए तो ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए। व्हाट इज ए, ए क्या है बेटा, ए फॉर एरिया, नॉट ए फॉर एप्पल। कभी पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, अब थोड़ी ना ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरिया यानी क्षेत्रफल। और किसका क्षेत्रफल, इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल। और ये बंद पृष्ठ कैसा है, गोलाकार है, और गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलो एक ही जगह हम रखते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू ए की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल हो गया। अगर हम इसी को लिखना, यही है जो ऊपर लिखा है, ये सब कुछ यही लिखना है, बस लिखने का थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ऊपर 1 मान लो, क्यू इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मान लो, क्यू अभी लिख देंगे, इंटू में 1 मान लो, अपॉन में आ जाओ
4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और अब क्या बचा, Q अपॉन आर स्क्वायर, Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। आपको लेकिन कूलाम का नियम सिद्ध करना है। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिसमें दो आवेशों का गुणनफल होता है। अगर हम अपने डायग्राम में देखें बेटा तो एक ही आवेश दिखाई दे रहा है, दूसरा आवेश तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, अपने तरफ से हम थोड़ा सा मान लें, यदि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मतलब ये पूरा गोला, ये सब वैद्युत क्षेत्र है, यहां से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र है। यदि वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो उस पर वैद्युत बल, देखो बेटा वैद्युत क्षेत्र ये है, और अगर हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर कोई परीक्षण आवेश Q0 रख दें, यहां पर रख दें, यहां पर हमने एक परीक्षण आवेश Q0 रख दिया। शुरू में बताया था कि टेस्टिंग चार्ज क्या होता है, परीक्षण आवेश क्या होता है, बहुत कमजोर सा, बहुत दबा कुचला सा, बहुत छोटा सा, बहुत सूक्ष्म आवेश जो होता है उसको परीक्षण आवेश कहते। उसकी कोई कीमत नहीं होती, कोई गिनती नहीं होती, लेकिन आपका काम चलाने के लिए यहां पे हमने रख दिया, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और आपका काम ये चल गया कि दो आवेश आपको दिखाई देने लगे, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, r। अगर हम ये परीक्षण आवेश यहां पर रखे हैं तो दो आवेश दिखने लगे, और जब दो आवेश होंगे तो निश्चित उन दोनों के बीच कोई ना कोई वैद्युत बल लगेगा। ठीक, तो इसलिए हमने एक आवेश ये था, दूसरा ले लिया परीक्षण आवेश, तो इसलिए ताकि हम उस पर वैद्युत बल मिल सके। तो परीक्षण आवेश Q0 रखा हो तो उस पर वैद्युत बल, और वैद्युत बल का सूत्र बेटा F बराबर होता है E इंटू Q0, E इंटू Q0। और ऊपर आप देख रहे हैं कि E का मान आप निकाल ही चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर, ये E का मान हो गया, और E के मान के बाद इंटू में क्या है, Q0, तो बेटा ये हो गया Q0। इस तरह से ये कूलाम का नियम जो कहता है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए, वो आपके सामने है। इससे स्पष्ट होता है कि वैद्युत बल आवेश, दो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बेटा, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कैसे हम गॉस की प्रमेय का निगमन करेंगे, और कैसे हम गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से, बहुत मशक्कत से, बहुत जुझारू और लगन के साथ इस टॉपिक को अपना फिनिश करेंगे, तैयार करेंगे, बिल्कुल वेल प्रिपेयर करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय।